हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय हो चुका है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश की वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी को ध्यान में रखिए कि ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर रोज़ ये प्रयास करता है कि आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएँ, ऐसे प्रश्न प्रोवाइड किया जाए जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। और छोटी सी मदद कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है द सक्सेस पॉइंट आप यकीन मानिए वो आपको ज़मीन से आसमां की बुलंदी तक जरूर पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अन्य प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। समझ में आ रही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। तो अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और वो ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार देगा ताकि वे सुशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 डी विकल्प में दे रहा है, इसलिए डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 37 से 52। बस समझ में आई दोस्तों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 36 से 46, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य क्या है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जा सके। तो विकल्प क्या है, 36 से 51। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया था। प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया था। विकल्प है संवैधानिक निकाय के रूप में, मौलिक कर्तव्यों के रूप में, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के रूप में या मौलिक अधिकारों के रूप में। तो 43B को किस रूप में जोड़ा गया है। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ इस तरफ केंद्रित करने का होता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो सके, इतना आपका मेहनत आपकी इतनी अच्छी हो सके, लगन आपकी अच्छी हो सके, ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। आप ये जान पाएँ कि कौन सा टॉपिक सेलेक्टिव है और किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उन सभी को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया है। संवैधानिक निकाय, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43B को संविधान के 57वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, 97वां संशोधन। ठीक है, संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष कौन सा था, तो 2011। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है।
विकल्प है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 44। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपके आईएएस में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 44। दोस्तों भारत के जो संविधान का जो अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को प्रदर्शित करता है वो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा और डी विकल्प इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्त डी सही हो जाएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने देखा क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 44। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये हिस्सा किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 92 या फिर अनुच्छेद 48। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो पहले दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है वो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। तो आपका पहले दोस्तों डी विकल्प सही, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर 48 की बात करें तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है क्योंकि 36 से 51 के बीच में जो भी आएगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा होगा। राज्य कृषि और पशुपालन का ऐसा संगठन करेगा जो आधुनिक और वैज्ञानिक पंक्तियों पर आधारित हो तथा विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा दुग्ध उत्पादन करने वाले अन्य पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 48 सही माना जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? पहला कह रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, कारखानों तथा खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का बढ़ावा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है? पहले दोस्तों बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कमेंट में करके बताइएगा। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, यही जो है अनुच्छेद 49 में ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, यही बात 49 में कही गई है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी कारखाना तथा खदानों में बच्चों को 14 वर्ष से कम के रोजगार पर प्रतिबंध है, ये अनुच्छेद 24 से संबंधित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस में किया गया है? 21 में किया गया है। किस में किया गया है दोस्तों? 21 में किया गया है। और अगर कारखानों से तो ये 24 में किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति ये 51A में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तु की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47। तो प्यारे दोस्तों यहीं से यहीं उत्तर आ जाता है अनुच्छेद 49। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? फटाफट से उत्तर दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 74। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा।
इसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे। तो ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो ये कही गई है अनुच्छेद 50 में। किसमें कही गई है बात? ये अनुच्छेद 50 में बात कही गई है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 62। फिर दोस्तों इससे पहले एक प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय शांति, वहाँ पे मैंने आपको 51A बता दिया, पर प्यारे दोस्तों उसमें सही उत्तर होगा 51। तो उसको ठीक कर लीजिएगा। 51 में ये बात कही गई है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 50 का ए, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है वो कौन सा है? तो ये बताता है आपको प्यारे दोस्तों 51A के अंतर्गत, 51A के अंतर्गत बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, 51A, 29B, 39C। वह दोस्तों हमने इसका उत्तर पहले भी देख रखा है ऊपर, तो 51A हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बात? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया है। 11 कर्तव्य की बात करें तो 11वां 86वें में जोड़ा गया है और पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 58 में या फिर अनुच्छेद 55 में? तो भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो कहा गया है अनुच्छेद 52 में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद भाग 5 में कहा गया है। किस में कहा गया है? भाग 5 में बात कही गई है के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूनियन के अंतर्गत आता है, कार्यपालिका से संबंधित होता है। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में बात कही गई है। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? विकल्प क्या है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 54 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 54 ही है जो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा। तो आपका बी विकल्प सही माना जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
अगर बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है ये। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की अनुमति देता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहने के बाद पुनः चुने जाने के लिए पात्र होता है। तो अनुच्छेद 57 में यह बात कही गई है। इसमें कही गई है, अनुच्छेद 57 में कही गई है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 80 से 86, अनुच्छेद 112 से 118। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित होता है। अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 80 से 86, अनुच्छेद 112 से 118। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से 78 में कहा गया है। कौन सा है, 52 से 78 संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो संघ की कार्यपालिका है वो संबंधित होता है अनुच्छेद 52 से 78 तक। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, पहले दोस्तों सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर 52 से 78 की बात करें तो इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित होता है। विकल्प है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 54। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित होता है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 60 यह बताता है कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अभाव में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं, पहले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और जब भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सामने वो शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 60। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 59। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित बातों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 59। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को उनके संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। किसमें, अनुच्छेद 61 में। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। विकल्प है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 63 में ये बात कही गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 62।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को उल्लेख करता है, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कौन से? अनुच्छेद 66 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का उपसभापति भी होता है दोस्तों। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसको देता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये बात 67 में कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने, कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है, तो वो अनुच्छेद 72 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 72। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 72 के अनुसार राष्ट्रपति को मृत्युदंड, सैन्य न्यायालयों और संघीय कानूनों से संबंधित मामलों में क्षमादान देने, दंड में कमी करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? आपका विकल्प है अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 21 का 1। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है वो अनुच्छेद 74 का 1 है, जिसमें बात कही गई है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। तो अनुच्छेद 74 का 1। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई है कि सामूहिक रूप से मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो अगर बात करें तो प्यारे दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 75 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 75 सी में दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनुच्छेद 75 के 3 में, ठीक है, यानी कि एक्ट 75 का 3, ठीक है दोस्तों, 75 के 3 में उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। तो संविधान का जो अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है वो अनुच्छेद 75 है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है। ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, भारत के लिए महान्यायवादी। तो अगर हम बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक पद संवैधानिक पद है? तो भारत के महान्यायवादी, भारत के लिए महान्यायवादी। तो यानी कि आपका डी विकल्प सही माना जाएगा दोस्तों। 76 में भारत के महान्यायवादी के पद, योग्यता, नियुक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा।
डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 है दोस्तों। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं भागना है। याद रखिएगा, मेहनत तभी रंग लाती है जब आप में आत्मविश्वास होगा, और सफलता तभी प्राप्त होती है जब आप में धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होगा। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पर दोपहर 2 बजे। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन होगा हमारा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।